हाँ, तो मिस्टर एंड मिस पांचाल कैसे हैं आप सभी। बी फार्मा 5th सेमेस्टर 3rd ईयर की बात चल रही थी। फार्माकोलॉजी सेकंड, बहुत दिनों के बाद। हेल्थ भी अब कुछ ठीक है, एनर्जी भी बहुत है, और कोलॉजी सब्जेक्ट भी ऐसा है जिसमें एनर्जी बहुत चाहिए। पहली बात करते हैं कि मैंने आपको पांचाल क्यों बोला। तो पांचाल इसलिए क्योंकि आपको ध्यान है, एक नाटक आया था स्टार भारत पे शायद, कि 5 पत्नियां थीं, इसलिए मिस्टर पांचाल। ठीक है, तो आप लोगों को 5th सेमेस्टर में पढ़ना है 5 सब्जेक्ट। ठीक है, और आपका 5वां ही सेमेस्टर भी है, इसलिए आपको मैंने बोल दिया मिस्टर एंड मिस पांचाल। देखिए, थोड़ा सा कॉमेडी करते रहिए, क्योंकि कॉमेडी ज़रूरी है, और अगर आप कॉमेडी नहीं करेंगे तो भैया जो आप यहाँ कोलॉजी है ये तो दिमाग खा जाएगी आधी। ठीक है, तो कोलॉजी सेकंड में हम लोगों ने 2-3 लेक्चर पहले अपलोड किए थे। काफ़ी आप लोगों का प्यार मिला है उन लेक्चर्स पे, बहुत पसंद आया। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को आप लोग, तो उससे मुझे जो है और मोटिवेशन मिलेगा। अपना प्यार दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। हालांकि कुछ थोड़ा बहुत बैकग्राउंड साउंड देखिए आता है, और उसको मैं नहीं रोक सकता। तो चलिए देखते हैं। आपकी जो है कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा सेटअप चेंज करने की, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं ऐसी जगह पे रहता हूँ जो शहर के बीचों बीच है। तो शोर तो देखो आएगा, ठीक है, तो अब शोर आएगा, हमें अपना काम करना है, हम अपना काम करते हैं। तो कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर स्टार्ट करने जा रहे थे हम लोग। एजेंट्स यूज टू ट्रीट कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, CHF। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आप लोगों की लाइफ से ही स्टार्ट करते हैं। क्योंकि देखिए, पहले हम लोगों को अगर किसी से लड़ना है, किसी को ट्रीट करना है, तो हमें पहले उसके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। तो पहले हम लोग CHF को जानकारी लेंगे। तो CHF की अगर जानकारी लें तो उसमें लास्ट में वर्ड है फेलियर। आपको पता है फेल वर्ड कब आता है? जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है और वो अपने एग्ज़ाम में जब सफिशिएंट जितने उसको मार्क्स लाने पड़ते हैं, यानी जितना उसको वर्क करना पड़ता है वो उतना नहीं कर पाता, तो बोला जाता है दैट इज़ फेलियर। तो उसी तरह से अगर हार्ट का जो वर्क है, ब्लड पंपिंग, अगर वो उस काम को करने में अनेबल हो जाता है, तो इट इज़ कॉल्ड हार्ट फेलियर। तो एक छोटा सा आपको आइडिया लग गया होगा मोटा मोटा। बाकी थ्योरी तो देखिए लिखी हुई है बहुत सारी, और उस थ्योरी को मैं पढ़ा भी जाऊँगा आराम से। द एबिलिटी ऑफ हार्ट टू पंप द ब्लड इनटू ऑल ओवर बॉडी is called its inotropic nature या force of contraction, the condition of heart in which it unable to pump the blood to all over the body organ and blood accumulate to the ventricles and the size of ventricles is increased, then it is called congestive heart failure। मैंने आपको डबल डेफिनेशन बताई इस छोटी सी डेफिनेशन के अंदर। पहली कि वो फेल हो गया, दैट इज़ हार्ट फेलियर, दैट इज़ नॉट कॉन्जेस्टिव। फिर मैंने आपको बताया कि ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है वेंट्रिकल्स के अंदर, और जो एक्यूमुलेट होने की वजह से जो कंडीशन आ रही है दैट इज़ कॉन्जेस्टन। ठीक है, इसीलिए इसे कहते हैं कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। ओके, अकॉर्डिंग टू द फ्रांक स्टार्लिंग लॉ, एक इस लॉ की बात कर लेते हैं भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जीपैड में भी पूछा जाता है कई बार। और स्टेटमेंट, द मायोकार्डियम फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेंट्रिकुलर muscle stretching as much as how much the ventricles are stretched and ventricules muscles are contract। ठीक है, contract stretch the force of contraction is increase। तो जितनी आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी उतना ही स्ट्रेचमेंट बढ़ेगी और उतना ही फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ होगा। ठीक है, इसको इस तरह से वो देख सकते हैं हम लोग कि मान लीजिए आपने देखा होगा आइसक्रीम वाला आता है, आइसक्रीम बेचने, खाते हैं आइसक्रीम। अभी गर्मियों में शायद आप लोगों ने खाई हो, मैंने तो खैर नहीं खाई, क्योंकि थोड़ा सा मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी उस समय भी, और कोरोना काल भी था, तो लोगों ने कहा कि नहीं भैया आइसक्रीम खाना बेकार है इस समय। तो उसमें क्या होता है, वो भोंपू बजाता है, ठीक है, जिससे आपको पता लगता है। मैं उसको भोंपू बोलता हूँ, बुंदेलखंडी में है भैया अपना तो फुल काम। तो उसमें आपने देखा होगा कि एयर भरी रहती है, तो वो जितना हम लोग उसको दबाते हैं उतना तेज़ आवाज़ आती है। अगर स्लो दबाएंगे तो छोटी आवाज़, ज़्यादा तेज़ दबाएंगे जैसे वो दबाता है एक फिक्स रोटेशन में, तो एक फिक्स आवाज़ आती है। दैट इज़ फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। उसी तरह से आपका हार्ट वर्क करता है कि जितना वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पहले रिलैक्स होता फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उतना ही फोर्स लगेगा, तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, इंक्रीज एंड व्हेन द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज इंक्रीज, जब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा
कि उसके भौंपू की आवाज़ आपके घर में, आपके अंदर कानों तक पहुंच जाएगी। माने ब्लड जो है वो जहाँ जहाँ पंप होना था वहाँ वहाँ पंप हो जाएगा। एक छोटी सी ट्रिक उठाइए और उस ट्रिक से पूरा कनेक्ट करते हुए पढ़िए, ठीक है। यही एक सही तरीका है पढ़ने का। अकॉर्डिंग टू फ्रैंक स्टार्लिंग सेकेंड स्टेटमेंट, इफ़ द वेंट्रिकुलर मसल स्ट्रेचिंग इज इंक्रीज बियॉन्ड द क्रिटिकल रेंज लेंथ देन, अब मान लीजिए उसको दबा रहे हैं लगातार और ज़्यादा दबाते जा रहे हैं तो क्या होगा, भौंपू को क्या होगा, एक समय आएगा जब वो बहुत वैसा हो जाएगा अजीब सा, फिर उसमें उतनी आवाज़ नहीं आएगी, देखा होगा आपने, ठीक है। तो मायोकार्डियम फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज डिक्रीज, यही तो था, वहाँ भी आवाज़ कम हो रही थी, उसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कम हो जा रहा था। एक समय ऐसी आएगी जब वो ना ज़्यादा रिलैक्स होगा ना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। भौंपू स्टार्ट करिए बस, ठीक है। दिस इज़ नेगेटिव आइनोट्रोपिक कंडीशन, तो ये नेगेटिव इफेक्ट हुआ, फिर उसके भौंपू की आवाज़ नहीं आएगी, फिर वो आइसक्रीम नहीं बेच पाएगा, तो ये आपका नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट हो गया। अब वो तो भौंपू दूसरा ले लेगा, लेकिन आपका भौंपू मतलब हार्ट जो है वो दूसरा नहीं आएगा, ठीक है। वो दूसरा आएगा लेकिन उसको प्लांट करना पड़ेगा, वो इतना आसान नहीं होता। एट द नेगेटिव आयनिक कंडीशन द ब्लड एक्यूमुलेट्स इन द वेंट्रिकल्स एंड द साइज ऑफ वेंट्रिकल्स सेल वॉल्स इज इंक्रीज, ठीक है। तो अब आपके हार्ट में वो वाली प्रॉब्लम नहीं होती कि उसकी मसल्स ख़राब हो जाती। हार्ट में प्रॉब्लम ये होती है कि नेगेटिव आयनिक की कंडीशन में क्या है, अब वो ब्लड को उतना ले तो रहा है, मतलब जा तो रहा ही है उसके अंदर, लेकिन वो दे नहीं पा रहा उतना एयर बाहर नहीं निकल रही भौंपू से, मतलब उतना हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड नहीं निकाल पा रहा। तो क्या होगा, मान लीजिए हर बार आया 20 ml, तो 20 ml में 15 उसने निकाला, 5 हर बार उसमें रह गया भरा हुआ, तो क्या होगा, साइज़ ऑफ वेंट्रिकुलर बनेगा, ठीक है। मान लीजिए आप गुब्बारे में जो है पानी डालिए, एक गुब्बारा लीजिए, उस आप गुब्बारे की बात कर लेते हैं, भौंपू जैसा ही होता है लगभग, ठीक है। उसमें पानी डालिए आप 10 ml और हर बार 8 ml निकाल दीजिए, 2 उसी में छोड़ दीजिए, फिर 10 डालिए, फिर 8 निकाल दीजिए, तो अब 4 हो जाएगा। तो धीरे धीरे उसका साइज़ क्या है, गुब्बारे का बढ़ेगा। तो इसी तरह आपका हार्ट की वेंट्रिकल्स जो है उनका साइज़ जो है वो बढ़ता है। एंड हार्ट अनेबल टू पंप द ब्लड एंड दैट इज़ कॉल्ड कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से और बहुत तरीके से आपको बता दी, एक बेहतरीन ट्रिकी और इजी वे में, ठीक है। एक ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग इसका छोटा सा। तो CHF result when the output of heart is insufficient to supply adequate level of oxygen for the body. Impaired contractility and circulatory congestions are both components of failure. Compensatory elevation of angiotensin second production result in sodium retention and vasoconstriction and increase both matrix formation and remodeling, ठीक है। तो ये आपको अभी ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, वैसे लिखने की भी इनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये केवल एक ओवरव्यू के लिए मैंने आपको चीज़ें डाली हैं कि हम लोग वहाँ एंजियोटेंसिन सेकेंड की बात करेंगे, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों की बात करके हम लोग ट्रीट करेंगे। थेरापेटिक एजेंट कौन कौन से इसमें यूज़ होंगे, पहला जिसमें कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी, क्या हो रहा था, नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट में कॉन्ट्रैक्टिलिटी तो कम हो रही थी, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ही तो कम हो रहा था, तो हम लोग ऐसे एजेंट लेंगे जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाएं। रिड्यूस प्रीलोड, अब मान लीजिए 10 में 2 बच रहा था तो हम 8 निकल रहा था, तो हम 8 ही डालने लगे, ठीक है। तो 8 में 7 निकल जाएगा शायद, तो थोड़ा बहुत तो रिलीफ होगा, ठीक है। तो LV फिलिंग प्रेशर, जिससे फिलिंग प्रेशर भी, एंड एरोटिक इम्पिडेंस, ठीक है, सिस्टम वेस्कुलर रेजिस्टेंट, नॉर्मल हार्ट रेट एंड रिदम, हम लोग कोशिश करेंगे जो हमारा हार्ट रेट और रिदम था उसको थोड़ा सा चेंज करके अल्टर करके शायद कोशिश करें। हो सकता है कि हम जितना गुब्बारे से पानी निकाल रहे थे या मान लीजिए भौंपू पे जितना आप बजा रहे थे उससे थोड़ा सा तेज़ फ्लोर से बजाएं, ये कुछ हो सकता है जिससे उसको ठीक किया जा सकता है। इस पर हम लोग डिटेल बात करेंगे एजेंट्स पे अगले लेक्चर में, आज केवल बात है CHF पे, ठीक है। अब कॉन्जेस्टिव वर्ड का मतलब मैंने आपको बताया, एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड या स्टोरेज ऑफ ब्लड एट पार्टिकुलर पार्ट ऑफ हार्ट, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्जेस्टिव, ठीक है। अब हार्ट फेलियर होता कैसे है, अभी तो बताया क्या होता है, कैसे मतलब किस तरह से होता है, अब कैसे होता है ये बताते हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स और प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। प्रोग्रेसिव का मतलब बढ़ता जाता है, प्रोग्रेसिव का मतलब बढ़ता चला जाता है, मीन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, अब आप 10 ml कंटिन्यू डालते जाइए और 2 ml बचा छोड़ते जाइए गुब्बारे में, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो गुब्बारा पूरा भर जाएगा, फिर उसमें अंदर जब कुछ जाएगा नहीं तो बाहर भी कुछ नहीं निकलेगा, तो प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी माने टाइम टू टाइम, ठीक है। अनेबल टू पम्प सफिशिएंट ब्लड, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब उसमें जगह ही नहीं बचेगी, तो आप फिर 10 की जगह 5 ml जाएगा, फिर 5 में से 5 निकलेगा, 3 निकले, तो पंप जितना ब्लड करना था उतना नहीं हुआ। कॉम्प्लेक्स का मतलब समझते हैं, हार्ट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, सो इट्स डिसऑर्डर कैन आल्सो बी ऑफ मैनी रीज़न। हार्ट भी बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, तो कई रीजन्स हो सकते हैं इसके हार्ट फेलियर के, ठीक है।
तो आप कॉजेज़ की बात करते हैं तो दो तरह से कॉज समझेंगे, पहला कॉम्प्लेक्स तरह से और दूसरा बेसिक। बेसिक कॉज की पहले बात करता हूँ मैं। तो बेसिक कॉज में पहला कॉज है इम्पेयर्ड एबिलिटी टू फिल एंड इजेक्ट ब्लड। ठीक है, या तो हम उसमें 10 ml डालना था, 10 की जगह उसमें मान लीजिए भर रहा होगा 8 ही, या इजेक्ट निकल रहा होगा 8, पहली कंडीशन। दूसरा एबनॉर्मल इंक्रीज़ इन ब्लड वॉल्यूम, हो सकता है 10 की जगह 15 भर रहा हो और निकलना तो 10 ही है, तो 10 निकल जा रहा हो, 5 उसी में बैठ रहा हो। आर्टेरियोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज़, हो सकता है कि मान लीजिए पाइप्स से हम लोग अगर लें वेसल्स को, तो आपने देखा हो कि अगर पाइप के बीच में कोई काई टाइप की जमा हो जाती है, बुंदेलखंडी में काई बोलते हैं उसे, ग्रीन होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी का एक टाइप होता है वो। तो अगर पाइप से कंटिन्यू पानी निकलता जाए तो उसमें क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो अपना बैठ जाता है, वहाँ काई जमा हो जाती। तो आपने वहाँ देखा होगा क्या होता है, फिर जितना पानी आना हो, अगर उसकी कैपेसिटी होगी 4 ml निकलना है 1 सेकंड के अंदर, तो उसकी कैपेसिटी 4 से घट के 3.8 3.9 हो जाती। तो ये कंडीशन हो सकता है हो रही हो हमारी ब्लड वेसल्स में आर्टेरियोस्क्लेरोटिक कंडीशन हो जा रही हो, ये हार्ट डिजीज़ हो जा रही हो, जिससे क्या है आर्टरीज़ हार्ड हो जा रही हैं, लॉस हो जा रहा है उनकी रिजिडिटी लॉस हो जा रही हो। तो ये कुछ बेसिक कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, और अगर बात करें तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, जिसमें इन्फेक्शन का मतलब स्टॉपिंग, और मायोकार्डियम का मतलब कार्डियक सेल्स में स्टॉपिंग की कंडीशन आ रही हो। ठीक है, पांचवा हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़, आपको हो सकता है हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ हो। देखिए हाइपरटेंशन को हम लोग पढ़ेंगे आगे, लेकिन फिर भी एक छोटा सा आइडिया बता देता हूँ। हाइपरटेंशन में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाइपर मीन्स ज़्यादा, टेंशन मीन्स तनाव, तनाव कैसे होता है, प्रेशर से। तो अब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको तेज़ी से भागना है। तो आप ये सोचिए कि भागना था उसे 4 ml पर मिनट की रफ्तार से, ठीक है, और भाग रहा है वो 40। ठीक है, जैसे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है 120/80, तो अब इसकी जगह अगर वो 160/120 हो जाए तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो ये हाइपरटेंशन की कंडीशन में क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम जो है वो सफिशिएंट से ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, अल्टर कर जाता है। ठीक है, वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़, वॉल्व्स आर द यूनिट्स दैट अलाउ टू ब्लड फॉर फ्लो इन अ यूनिट और सिंगल डायरेक्शन। ठीक है, तो हो सकता है आपने पता है आपकी जो आर्टरीज़ होती हैं उसमें क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं, हिंदी में अगर थोड़ी सी बात करें तो सिरा और धमनी होती हैं, जिसमें आपको पता है कि उसमें क्या होता है, ब्लड एक में शुद्ध जाता है, दूसरे में अशुद्ध जाता है। तो इसमें अशुद्ध ब्लड आ रहा होगा, अनप्योर ब्लड आ रहा होगा, उसमें वाल्व्स लगे होते हैं। ठीक है, तो वाल्व्स किस में लगे होते हैं, वेन्स में। ठीक है, वेन्स में वाल्व्स लगे होते हैं। अब वहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही हो सकता है वो वाल्व सही काम नहीं कर रहे हैं, तो वो ऊपर आना था हार्ट के पास, वो हार्ट के पास की जगह उल्टा दूसरी तरफ भाग रहा हो। ठीक है, तो अब हार्ट के पास ब्लड आएगा नहीं तो ब्लड देगा कहाँ से। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर की। ये तो छोटी सी एक बेसिक डिसऑर्डर्स हो गए, छोटे हो गए। अब सिस्टोलिक डिस्फंक्शन की बात करें तो बेसिकली ये KDT में बहुत अच्छा दिया हुआ है, आपकी KD त्रिपाठी जो बुक है फार्माकोलॉजी की। फिर भी यहाँ एक छोटा हम लोग समझते हैं कि सिस्टोलिक डिस्फंक्शन में क्या होगा, डिफिशिएंट पंपिंग एक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, या तो ये हो रहा होगा वेंट्रिकल्स आर अनेबल टू डेवलप सफिशिएंट वॉल टेंशन। ठीक है, या ये हो रहा होगा, आपने अगर देखा हो कहीं कि एक पाइप होता है, अगर वो पाइप की वॉल्स जो हैं वो एक फिक्स प्रेशर ना दे पाएँ पाइप के अंदर, वो वॉल्स अगर बहुत पतली से हो जाएं तो आपको पता है कि फिर प्रेशर जो है वो प्रेशर सही नहीं होता और वॉल्यूम बड़ा रुक के आता है। ये कंडीशन होती है कई बार, अगर कभी आपने नोटिस की हो। इम्प्रॉपर एजेक्शन वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज इक्वल टू गॉट डायलेटेड। अब मान लीजिए इम्प्रॉपर एजेक्शन हो रहा हो तो मान लीजिए अगर जो वॉल्व्स हैं वो सही नहीं लगी हों, मान लीजिए आपने पाइप लगाया नल के अंदर, तो वो पाइप से थोड़ा बहुत वाटर जो है वो सही से नहीं आ रहा हो, पाइप वेसल जो है वो पाइप हल्का सा घुमा फिर रहा हो, तो इस तरह से भी वेसल्स हो सकती हैं। देखिए पाइप और वेसल्स को मैं इसलिए आपको घुमा रहा हूँ जिससे आपको एक आइडिया लग जाए। ठीक है, तो वॉल टेंशन क्या होता है आपको बताऊँ तो इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर इनटू वेंट्रिकुलर रेडियस होता है वॉल टेंशन। ठीक है, वॉल टेंशन हमारा टॉपिक नहीं है, ये जीपैड के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज़रूर है। डायस्टोलिक डिस्फंक्शन की बात करें तो इसमें वेंट्रिकुलर वॉल आर थिकंड। ठीक है, कि जो पाइप था उसको होना चाहिए था 2 mm मोटा और हो गया वो 4 mm। स्टैंडर्ड वैल्यूज़ नहीं बताता हूँ मैं, केवल एक ट्रिक बताता हूँ बस। अनेबल टू रिलैक्स नॉर्मली ड्यूरिंग डायस्टोल। ठीक है, कि जितना उसको डायस्टोल में क्या होता है रिलैक्स होना होता है ना, तो वो रिलैक्स ही ना हो रहा हो,
ठीक है। माने इस तरह से बोल सकते हैं कि रिलैक्स होकर क्या करता है, वो ब्लड अपने आप में फिल करता है। गुब्बारे में 10 ml कब फिल होगा, जब गुब्बारा रिलैक्स होगा, ठीक है। अब वो रिलैक्स ही नहीं हो रहा होगा तो उसमें 10 ml फिल नहीं होगा, ठीक है। आप उस गुब्बारे को नीचे से पकड़ लीजिए, फिर उसमें डालिए तो 10 ml फिल होगा, नहीं होगा, ठीक है। वेंट्रिकुलर फिलिंग इज़ इम्पेयर्ड, ठीक है, या स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो रहा हो, ठीक है। लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन कॉज ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, मैंने बताया अभी आपको हाइपरटेंशन के बारे में, और उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में। जब CHF ख़त्म हो जाएगा तो फिर एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स पढ़ेंगे वहाँ। अब जो है ट्रीटमेंट की थोड़ी सी कहानी आएगी जिसमें मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि हम लोग कैसे ड्रग्स को यूज़ करेंगे। रोल ऑफ फिजियोलॉजिक कंपनसेंट्री मैकेनिज्म, ठीक है। तो कंपनसेंट्री मैकेनिज्म का क्या रोल होता है ये देखते हैं। क्रोनिक एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम, कंटिन्यूसली फियर फाइट वाली कंडीशन, अगर फ्लाइट वाली कंडीशन आपके साथ रहे तो ये क्या करेगी, हार्ट रेट को बढ़ा देगी। हार्ट रेट बढ़ जाएगा तो उसे जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी वो काम करेगा तो वो ना सफिशिएंट ब्लड ले पाएगा ना सफिशिएंट ब्लड दे पाएगा, ठीक है। उसे तो बस फेंकना है, ब्लड प्रेशर बढ़ाना है किसी तरह से, तो ये क्या करेगा, हार्ट रेट बढ़ा देगा तो CHF कॉज हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आप जो है पढ़ रहे हैं आराम से, अभी जो समय चल रहा है आराम से पढ़ रहे हैं, अब आप लोग ठीक है सही से पढ़ रहे हैं ओके, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं नहीं पेपर की डेट आ जाएगी तब 15 दिन पहले शुरू करेंगे, तो फिर उनके साथ क्या प्रॉब्लम आती है, ना वो सही से पढ़ ही पाते हैं, ना ही सही से खा पाते हैं, ना सही से सो पाते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन है। फिर दूसरा सिस्टम होता है रास सिस्टम, ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसन एल्डोस्टेरोन सिस्टम बोलते हैं जिसको, और बड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको मैं जब आपको पढ़ाऊंगा आगे। तो इससे क्या होता है, लॉस ऑफ मायोसाइट होता है या डिक्रीज पंपिंग फंक्शन होता है। मायोसाइट क्या होती हैं, सेल्स होती हैं, ठीक है, डिक्रीज पंपिंग फंक्शन। तो ये क्या करता है, ये पंपिंग फंक्शन को डिक्रीज़ करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है रास सिस्टम। इसके बारे में बाकी डिटेल्ड स्टडी आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो अभी के लिए आपको एक छोटा छोटा सा समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। पहली ड्रग तो हम देंगे बीटा ब्लॉकर, क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम का टोन बढ़ रहा है तो हम उसको कम करेंगे। दूसरी सिस्टम देंगे हम लोग रेनिन को जो रोके, एंजियोटेंसिन बनने को रोके या एंजियोटेंसिन को काम करने से रोके, एल्डोस्टेरोन को रोके या एल्डोस्टेरोन को काम करने से रोके। तो इस तरह से आपको 3-4 चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर दूसरी चीज़ आपको क्या समझ में आई होगी, कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर हो रहा था तो कोई कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाए, इस तरह की ड्रग देंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको 3-4 तरीके की ड्रग बताई, और ड्रग्स के बारे में नेक्स्ट नॉलेज लेंगे हम लोग अगले लेक्चर के अंदर, जिसमें मैं आपको लेके आऊँगा क्लासिफिकेशन। एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो होगा डिटेल बिल्कुल, जिस पे हम लोग बात करेंगे कि ये मैन्युफैक्चरिंग में बॉन्ड गलत लिखा हुआ है भैया, वो पता नहीं कैसे कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी मुझसे। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे कि कैसे क्लासिफिकेशन होता है, किस तरह से हम लोग बात करते हैं, ठीक है, CHF को ट्रीट करते हैं। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, अगर कोई क्वेरी रह गई हो तो। नंबर है मेरा 9140403649। लाइक करिए वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो, इतना ट्रिकी वे में, इतना ईजी वे में पढ़ा रहा हूँ। तो शेयर करिए अपने दोस्तों से, और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा अगर व्यूअर्स बढ़ेंगे तो। कमेंट करिए कि मेरा एफर्ट आपको कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो बताइएगा, और बुरा लग रहा है तो बताइएगा क्या कमी है, ठीक है।